हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस क्या हैं। तो किस रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से तैयारी करने को कहा है। चीन में ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है और इससे चिंता पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो भारत सरकार ने अब तैयारी शुरू कर दी है। क्या मामला है, इसको डिटेल में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं। किस पड़ोसी देश ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है और चीन क्यों चाह रहा है कि कई सारे देश उसमें शामिल हो जाए और चीन क्यों एक लीडर बनना चाह रहा है ब्रिक्स का, उसके बारे में और भी बात करेंगे डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया संविधान दिवस पर। किस राज्य ने खाद्य और दवा और अन्य प्रोडक्ट पर हलाल लेबल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हलाल होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। भारत और अमेरिकी सेना के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है वज्र प्रहार, तो वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। और भी कई टॉपिक है, कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। चीन में फैल रही किस रहस्यमय बीमारी से बचने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू की और सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। आंसर का रहस्यमय निमोनिया। देखिए, इससे पहले के वीडियो में भी मैंने रहस्यमय निमोनिया के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ जो स्थिति अब देखने को मिल रही है चीन में, एक और मैप के जरिए भी समझाते हैं। ये रहा चाइना, भारत का पड़ोसी देश है और चूँकि पड़ोसी है इसलिए भी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। तो चीन के उत्तरी हिस्से में ये रहस्यमय निमोनिया है। ओके, तो वो फैलता जा रहा है और ख़ासतौर पे बच्चों में फैल रहा है। वहाँ के बहुत सारे अस्पताल जो है ना वो सब भरे हुए हैं और जिन इलाकों में ये रहस्यमय निमोनिया के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं वहाँ के ज़्यादातर स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। हॉस्पिटल फुल हैं चाइना के एक बड़े हिस्से में। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, जब भी अगर स्वास्थ्य मंत्रालय कहेंगे या हेल्थ मिनिस्ट्री कहेंगे या कोई भी मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो हमेशा वो केंद्र सरकार से संबंधित होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यों में मंत्रालय नहीं होते हैं, राज्यों में विभाग होते हैं। राज्यों में स्वास्थ्य विभाग का मंत्री होता है, ठीक है, लेकिन केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय का मंत्री होता है। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उसने नवंबर में अभी ये अलर्ट और एडवाइजरी जारी की है तमाम राज्यों को कि चीन में जो स्थिति है उसके मद्देनज़र बीमारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। ठीक है, पीआईबी में भी बताया गया है, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके ज़रिए सरकार ने कहा है कि जो मौजूदा इन्फ्लुएंजा और जो सर्दी के मौसम में ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है जिसके परिणाम स्वरूप कोई श्वसन यानी सांस से संबंधित बीमारी जो है ना वो वृद्धि न हो। अगर वृद्धि हो रही है कहीं पर तो उस पर पूरी नज़र रखी जाए राज्यों से कहा। मुख्य तौर पर जो इन्फ्लुएंजा है, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया है, सार्स-CoV-2 है, इन सब के सामान्य कारणों और इसके जिम्मेदार जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उन सब के बारे में बताया गया है और बारीकी से नज़र रखने को कहा गया है। सरकार भी ने यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने तंत्र को पूरा एक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों को जो एडवाइजरी जारी की है उसमें ये कहा है कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स उसका स्टॉक रखना चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी ना हो। ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार जब कोविड-19 का प्रकोप बहुत भयानक हुआ था उस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सिलेंडर की कमी हो गई थी, तो वो कमी ना हो अस्पतालों में, ये ध्यान रखने को कहा दिया गया अभी से। ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर उसकी पर्याप्त उपलब्धता हो। ओके, पीपीई किट और टेस्टिंग किट मौजूद रहे। तो ये सब अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। और ये वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि जब कोविड-19 के बाद से बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट वगैरह भी लगाए गए हैं। अब वहाँ पर यह भी कहा गया है कि वो सब एक्टिव है या नहीं उसको देखा जाए। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि WHO ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है चीन से। चीन सरकार ने कुछ तो रिपोर्ट दी भी है, लेकिन अभी तक WHO का भी कहना है कि कुछ पता नहीं है कि आखिर ये जो मिस्टीरियस निमोनिया है वो कैसे हो रहा है। ठीक है,
चीन जो है वो कोरोना की तरह इस बीमारी को लेकर डेटा रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन चीनी जो ऑफिशियल अथॉरिटी है तो वो इस बीमारी को रहस्यमय निमोनिया बता रही है। कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ये वॉकिंग निमोनिया है, कोई जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलता है। कुछ का कहना है कि ये माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया है, या कुछ कहना है कि कोई ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये फैल रहा है। ठीक है, तो चीन में जो ये फैल रही है ना बच्चों में, खासतौर पर ये मिस्टीरियस बीमारी, वो उसमें खांसी, गले में दर्द, खराश, बुखार, फेफड़े में सूजन यानी निमोनिया, सांस की नली में सूजन, ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो चीन में फैली रहस्यमय बीमारी, उससे एक बार फिर से दुनिया जगत में चिंता तो ज़रूरी हो गई है। और महामारी का प्रकोप का अंदाज़ा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि चीन के जो बीजिंग है राजधानी, उसके आसपास के करीब 800 किलोमीटर के दायरे में तमाम अस्पताल भरे हुए हैं मरीजों से, खासतौर बच्चों के मरीजों से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं? कब? नवंबर में। आंसर होगा LCA तेजस। LCA का फुल फॉर्म क्या होता है? LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, और विमान का नाम है तेजस। LCA वो कैटेगरी है और तेजस में नाम है, लेकिन उसको एक साथ LCA तेजस कहा जाता है। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं LCA तेजस के ठीक सामने, और उड़ान भरते हुए का फोटोग्राफ ये रहा। कब उड़ान भरी उन्होंने? 25 नवंबर को उन्होंने उड़ान भरी है। करीब 30 मिनट तक वो आसमान में रहे उड़े। विमान का संचालन जो है ना वो एयरफोर्स के एक पायलट कर रहे थे, और पीछे को पायलट की सीट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो बैठे थे। कहाँ से उड़ान भरी उन्होंने? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, वहाँ से उड़ान भरी है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लें। कब? तो 25 नवंबर को। कहाँ से कहाँ? बेंगलुरु में, मतलब HAL हवाई अड्डे पर, वहीं पर उड़ान भरी आधे घंटे तक। और ये हल्का लड़ाकू विमान है, यानी LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। ठीक है, और लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब। ठीक है, अच्छा, इससे पहले की बात करेंगे तो इसी साल 2023 में 8 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी थी। उस वक्त वो सुखोई 30 MKI से उन्होंने उड़ान भरी थी। ओके, और द्रौपदी मुर्मू इस तरह उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि फाइटर प्लेन से उड़ान भरी। अब एक बार देख लेते हैं कि किन किन दिग्गजों ने, या कहें पॉलिटिशियन और जो प्रमुख पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन सब ने उड़ान भरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेटेस्ट जो सबसे हाल फिलहाल का है, उसके बाद फिर पुराने अलग अलग डेट वाइज देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने LCA तेजस पर उड़ान भरी नवंबर 2023 में 25 नवंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी अप्रैल 2023 में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्होंने LCA तेजस से उड़ान भरी थी सितंबर 2019 में। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने सुखोई 30 MKI से जनवरी 2018 में उड़ान भरी थी। किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सुखोई 30 MKI उससे मई 2016 में उड़ान भरी थी। राजीव प्रताप रूडी उन्होंने फरवरी 2015 में सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी अगस्त 2015 में। प्रतिभा पाटिल पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने नवंबर 2009 में सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी। पूर्व राष्ट्रपति और दिवंगत APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी जून 2006 में। ठीक है, और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने सुखोई 30 MKI से जून 2003 में उड़ान भरी थी। तो ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, उन सब के बारे में जो राजनीति और टॉप पोजीशन यानी राष्ट्रपति के लेवल पर वो कौन कौन हैं, मंत्री वगैरह, वो सब आपने यहाँ देखा। ठीक है, अब चूंकि तेजस पे उड़ान भरी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, तो उस तेजस के बारे में बात कर लेते हैं कि तेजस क्या है। ये एक हल्का और
कई तरीके की भूमिका वाला जेट लड़ाकू विमान है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसकी टॉप स्पीड जो है ना वो 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज इसकी 3000 किलोग्राम है। ओके, और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रन है LCA तेजस का। एक तो नंबर 45 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर्स नाम है उसका, और दूसरा है नंबर 18 स्क्वाड्रन, उसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स। तो 2 हैं, नंबर 45 है वो है फ्लाइंग डैगर्स और नंबर 18 है उसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स। ओके, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी और मैं आपको बताऊं कि इसका PDF भी मिल जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं, जो यहाँ दिखा रहा हूं उसका PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा नीचे जाना होगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा। वैसे आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ पर डेली का PDF फ्री होता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डेली का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है आजकल, और करंट अफेयर्स की तैयारी आपको इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए हो सकती है शानदार ढंग से। इसका प्राइस बहुत ही मामूली रखा गया है आप सबके लिए, और इसके ज़रिए आप अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। अब PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है और वीडियो का लिंक भी होता है, और वो अलग अलग वक्त पे मिलता है, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और अगले 365 दिनों तक अपडेट मिलेगा। और पिछले भी इस साल के यानी 2023 के और 2022 के वो सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे। और टेस्ट भी होता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली। ओके, इसके अलावा इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, और उसमें तमाम तरह के करंट अफेयर्स तो होता ही है, साथ में अलग अलग सब्जेक्ट के भी वहाँ टेस्ट होते हैं एक साथ। तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है और इसके ज़रिए चैट पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो, ठीक है, व्हाट्सएप चैट पर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? महत्वपूर्ण बात। आंसर का पाकिस्तान। न्यूज़ देख रहे हैं, पाकिस्तान ने कंफर्म किया है तो कि उसने अप्लाई किया है ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। तो आपको पता है कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी ना, अभी 2023 में ही दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो सदस्यों की संख्या है 5 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। 6 नए सदस्य शामिल किए गए थे। 5 सदस्य तो ब्रिक्स के कौन है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो और 1 जनवरी 2024 से 6 नए सदस्य हो गए, यानी टोटल 11। तो जो नए सदस्य हैं वो है अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और ईरान। तो टोटल संख्या अभी यानी 1 जनवरी 2024 से 11 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि जो ये पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, तो क्या मामला है, जियोपॉलिटिक्स क्या है, भू राजनीति क्या है इस मुद्दे पर, ब्रिक्स के मुद्दे पर। देखिए, माना जाता है कि चीन के दबाव में ही ब्रिक्स की संख्या अभी हाल में 5 से बढ़ाकर 11 की गए थे, और अब चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। पिछली बार शुरू में जब भारत ने ब्रिक्स की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर अनिच्छा जाहिर की थी, इशारा किया था कि वो नहीं चाहता है कि संख्या ये बढ़े, लेकिन फिर चीन ने ऐसा दबाव डाला, फिर रूस ने दबाव डाला, फिर इंडिया मान गया। दरअसल मामला ये है कि ब्रिक्स के सदस्यों में से मेन 3 देश हैं, रूस, चीन और भारत। ये 3 जो है ना वो पावरफुल हैं, और यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस की जो सैन्य और आर्थिक स्थिति है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो चीन ने उसकी भरपूर मदद की, भारत ने उसे तेल खरीदा, आर्थिक तौर पर उसको एक मदद की ही, लेकिन चीन ने दूसरे तरीके से काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो इसका फ़ायदा उठाकर चीन ये चाहता है कि वो ब्रिक्स को पश्चिम के जो देश हैं, अमेरिका, यूरोप, इन सब का जो कई सारे संगठन हैं, तो उसकी तुलना में एक बड़ा संगठन बन के और बड़ा दुनिया का लीडर बन के उभर सके। तो चीन की ये एक सोच है, और उसी के तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। और अब क्या, तो अब पाकिस्तान वहाँ पर मतलब उसे भी ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश चीन की तरफ से हो रही है, और
आवेदन तो कर ही दिया है पाकिस्तान ने। ओके, तो ब्रिक्स के संबंध में सारी बातें आप समझ चुके होंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। आंसर होगा 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, जबकि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो वर्ष 2015 में भारत सरकार ने ये तय किया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। ओके, इससे पहले इसको कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब संविधान दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को प्रचार करने के लिए भी इस दिवस को चुना गया। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर उनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया नवंबर को? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 नवंबर को यानी भारतीय संविधान दिवस के दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी संविधान निर्माता उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। प्रतिमा का फोटोग्राफ ये दिखा दूँ मैं। 7 फीट ऊंची प्रतिमा है, और अनावरण के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य जो न्यायाधीश हैं वो सब मौजूद थे। ठीक, तो प्रतिमा स्थापित की गई है, और इसकी डिमांड अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े हुए जो वकील हैं उन सब ने किया था दिसंबर में ही, पिछले साल दिसंबर 2022 में। तो फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उनकी प्रतिमा एक लगाई जाए। ओके, तो यहाँ लगाई गई है। अच्छा, हाल फिलहाल की बात करेंगे अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा कहाँ कहाँ लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट परिसर में नवंबर 2023 में, अभी अक्टूबर 2023 में अमेरिका के में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम से अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई। भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था 14 अप्रैल 2023 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगाया है? किस किस पर? डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमेंट ऑयल, नमकीन और अन्य खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों। तो इन पर हलाल लेबल लगाने पर रोक लगा दिया है। किस राज्य ने या प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है पता होगा, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में इसकी चर्चा रही है। न्यूज़ तो देख ही रहे हैं द हिंदू में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि अब ये प्रतिबंधित है, यानी हलाल का लेबल लगाना। ठीक है, और इस प्रतिबंध को पूरे राज्य में लागू करने किए गए और छापेमारी भी की गई है। ठीक, उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ पर है? यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इसके बारे में जान लें। पड़ोसी अगर देश से सीमा लगती है, नेपाल, इधर है उत्तराखंड, ये है हरियाणा, इधर दिल्ली है, ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, और ये है छत्तीसगढ़। ओके, इसके पड़ोसी। तो अब सवाल ये होगा कि किस कानून के तहत यूपी सरकार का ने प्रतिबंध का फैसला किया है? तो देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने 2 तरह के आदेश जारी किए हैं। एक आदेश में राज्य खाद्य आयुक्त ने, ये देखिए यहाँ पर, राज्य खाद्य आयुक्त के कार्यालय की ओर से ऑर्डर जारी हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि इस तरह के जो लेबल है ना, वो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 उसके खिलाफ। ये ध्यान रखिएगा आप, किस कानून के तहत? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये इसका उल्लंघन है, उसके खिलाफ है ये चीज़ें। और दूसरा जो आदेश जारी किया गया है उसमें किस कानून की चर्चा की गई है? तो 1940 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्ट, उसके तहत ये जारी किया गया। और इसमें कहा गया है इस आदेश में कि जो दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पाद हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, उस पर हलाल का लेबल लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इन दोनों में प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी ये हलाल
सर्टिफिकेशन हलाल का लेबल लगाया जा रहा है जो अवैध रूप से है, गैर कानूनी है, और इसी वजह से इसको बैन किया जा रहा है। तो दो कानून, इसके बारे में भी आप जान लेना। ओके, अब समझते हैं कि हलाल होता क्या है और क्यों चर्चा में तो है ही, हलाल होता क्या है। देखिए, हलाल एक अरबी शब्द है। हलाल का मतलब इस्लामिक शरीयत के हिसाब से बनाया गया प्रोडक्ट है। ओके, तो हलाल जो है ना, वो एक विधि भी है पशुओं के काटने की, पशुओं के मांस का इस्तेमाल करने की, तो एक टेक्निक भी है। ठीक है, भारत में हलाल शब्द का उपयोग और दूसरी जगह भी पशु को काटने की एक तकनीक के तौर पर होता है, यानी स्लटरिंग टेक्निक के तौर पर भी किया जाता है। इसमें होता यह है कि जानवर की गर्दन की नस यानी कैरोटिड धमनी जो है ना, उसको काट दिया जाता है ताकि धीरे धीरे सारा खून वो बह जाए और मर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान इस्लाम से जुड़े लोग वो प्रार्थना पाठ भी करते हैं, जिसको शहादा के नाम से भी जाना जाता है। और इस टेक्निक का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर मुसलमान करते हैं। मांस काटने की वैसे दूसरी भी तकनीक है झटका। इसमें जानवर की गर्दन पर एक झटके से वार किया जाता है जिससे वो तुरंत मर जाता है। ठीक है, और भी कुछ टेक्निक है, उसके बारे में भी उस एक्ट में, यानी फूड जो एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट वगैरह, तो उसमें इस सब का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है, तो जो आपने जाना हलाल ये होता है। ठीक है, तो अब ये सवाल ये भी होता है कि क्या गैर मांस उत्पाद जो है वो भी हलाल हो सकता है क्या? तो इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस्लामिक कानून में हलाल का मतलब अनुमत है, मतलब कि सीधे तौर पर ऐसा कहा गया कि मांस से इसका लेना देना नहीं है। शाकाहारी भोजन में भी आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, हलाल को देखा जाता है जब तक कि उसमें अल्कोहल ना हो। और मतलब इस्लाम में मुख्य तौर पर पोर्क यानी सूअर का जो मांस है उस पर प्रतिबंध है, शराब पर प्रतिबंध है, तो वो सब इससे जुड़ा हुआ ना हो भोजन का चीज़। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में हलाल का मामला कैसे उठा था। लखनऊ में एक व्यक्ति ने उठाया था, हजरतगंज थाने में एक FIR दर्ज की थी और कहा था कि कुछ कंपनियां एक समुदाय के बीच अपना जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही है, और ये मार्केट में यहाँ पर बिक रहा है हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ, और तमाम कंपनियां जाकर हलाल सर्टिफिकेट लेती थी ताकि उनकी बिक्री ये बढ़े, और ये जो जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है, ऐसा कहना था उस व्यक्ति का। ठीक है, तो ये इसी के बाद हलाल शब्द की चर्चा बहुत हुई और फिर गवर्नमेंट की नज़र भी पड़ी, और फिर गवर्नमेंट ने, यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 18 नवंबर को इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाला कोई मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाएं कौन सी है? चेन्नई की हलाल इंडिया है, दिल्ली की जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट है, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जमीयत उलेमा वो है। इसके अलावा भी कई और प्राइवेट संस्था है जो सर्टिफिकेशन ये सब करती हैं। ओके, लेकिन इन सब का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हलाल उत्पादों के सर्टिफिकेशन के लिए कोई आधिकारिक सरकारी कोई नियामक नहीं है। अब हुआ ये कि कुछ दशक पहले कुछ संगठनों ने एक बोर्ड बना लिया और उस बोर्ड का ये नाम रखा नेशनल क्वालिटी बोर्ड, और इससे जुड़े हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिए उसने। ठीक है, तो हर जगह आप वहाँ दिखेगा नेशनल क्वालिटी बोर्ड से ये रजिस्टर्ड है और उससे मान्यता प्राप्त ये सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, जबकि वो खुद ही जो बोर्ड है ना, नेशनल क्वालिटी बोर्ड, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी रजिस्टर्ड की हुई है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस निजी बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा कर कई संगठन जो है ना वो सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं, वो दे रहे हैं। शुरू में तो ये हुआ था कुछ दशक पहले कि मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए सर्टिफिकेशन किया जाता था। फिर 1993 के बाद से कॉस्मेटिक यानी साबुन, तेल, इन सब पर भी सर्टिफिकेशन शुरू कर दिया गया था। और इंडियन एक्सप्रेस उसके अनुसार विभिन्न हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी वो उनकी जो है ना मान्यता भी दूसरे देशों में, खासतौर पर मुस्लिम देशों में उनको मान्यता वहाँ के नियामक से मिली हुई है। अलग अलग देशों में जैसे UAE में, मलेशिया में, वहाँ इन
जो है इन सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाती है, इन प्राइवेट एंटिटी के सर्टिफिकेट को। इसलिए कंपनियां जो है ना वो तमाम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन या उसका लेबल वो लेती हैं, उसके लिए पेमेंट करती हैं। ठीक है, तो अब ये इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए तो हो सकता है कि हलाल जो प्रोडक्ट हैं वो उसका सेवन करें, लेकिन चूंकि अभी कोई कानून बना नहीं हुआ है इसको लेकर, हाँ केवल हलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पशु के काटने की टेक्निक को लेकर कानून में, लेकिन उसके सर्टिफिकेशन और उसके लेबलिंग की कोई बात नहीं है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल लेबल पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? आंसर का साधु टी.एल. वासवानी। क्या है? साधु टी.एल. वासवानी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि 25 नवंबर को 25 नवंबर को सभी बूचर खाने और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। और तो ये कहा गया कि अहिंसा के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले महापुरुष हैं और इसलिए हम ये जो है ना वो बंद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग 20 नवंबर 2023 को कहाँ पर आयोजित हुई? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। दोनों देशों के बीच में जो मीटिंग है रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी और इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों इसमें मौजूद थे, जो देख रहे हैं आप। ठीक है, तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर वो दोनों मौजूद थे और दूसरी तरफ से यानी ऑस्ट्रेलिया की ओर से वहाँ के उप प्रधानमंत्री और वहाँ रक्षा मंत्री रिचर्ड मालर्स और वहाँ की विदेश मंत्री पेनी वोंग, तो वो मौजूद थी। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई है और उससे पहले उन लोगों ने नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली का भी दौरा किया। ठीक है, तो अभी हाल ही में इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में 9 और 10 नवंबर को 2+2 मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय के अनुसार किन किन मुद्दों पर बात हुई? तो मंत्री रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा, लोगों से लोगों के बीच में जुड़ाव, कनेक्शन, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे। तो इन सब पर मुख्य तौर पर ये चर्चा हुई है, रणनीति बनी है, बहुत सारी चीज़ें वो गुप्त रखी गई हैं। तो ये जो 2+2 मीटिंग है ना, वो अलग अलग देशों के साथ भारत की मीटिंग होती है। उसमें विदेश और रक्षा मंत्री ये उनके बीच में बातचीत करने का ये फॉर्मेट है। मुख्य तौर पर भारत, इंडिया जो है ना वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 मीटिंग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटनी एल्बनीज़, राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच में युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा उमरोई, मेघालय में। ठीक है, तो ये सैन्य अभ्यास है और उसका 14वां ये संस्करण है। मेघालय को उमरोई में आयोजित किया गया नवंबर में ही। ओके, तो फोटोग्राफ आप मेरे बगल में देख रहे हैं। इसमें क्या है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया गया है। ओके, कब से कब तक? 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक। तो इंडियन आर्मी चीफ कौन है एक बार देखते हैं। जनरल मनोज पांडे। इंडियन नेवी चीफ कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। एयरफोर्स चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 नवंबर को और ये परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। उद्देश्य ये है कि लोग अपने अंग दान के लिए प्रोत्साहित हो सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 नवंबर को। ओके, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।